जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लुसेंट की जीके और उसके अंतर्गत हम अभी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत के अंतर्गत हमने अभी 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था धार्मिक ग्रंथ और दूसरा कंप्लीट किया था ऐतिहासिक ग्रंथ। ये मतलब वो टॉपिक हैं जहाँ से अपना प्राचीन भारतीय इतिहास लिखा गया है, मतलब ये उसके स्रोत हैं। तो उसी सीरीज में अपना तीसरे लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और टॉपिक, जिसका मतलब जहाँ की यात्राओं से या जिन बोल रहे हम विदेशी यात्रियों का विवरण, और विदेशी यात्री जो भारत में आए उनके विवरण से हमें इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होता है। उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या किसने लिखा है। तो सबसे पहले विदेशी यात्रियों को भी हमने या विदेशी लेखकों को हमने 4 भागों में बांट रखा है, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर हमने एक जो लेखक बांट रखे हैं वो यूनानी रोमन लेखक थे और दूसरे चीनी लेखक। ठीक है, विदेशी यात्रियों को भी हमने 4 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक, दूसरे चीनी लेखक या चीनी यात्री, और तीसरे हम देखेंगे अरबी लेखक, और एक जो पार्ट है उसमें हमने डाल रखा अन्य लेखक, मतलब और दूसरी जगहों के लेखक। यानी कि जो विदेशी यात्री हैं, विदेशी यात्रियों का जो विवरण प्राप्त होता है हमें, विदेशी यात्रियों का विवरण मतलब जो इनका यात्रा वृत्तांत जो ये लिख के गए, उनमें से हमने इनको 4 भागों में बांट रखा था। एक हमारे थे यूनानी रोमन लेखक, दूसरे चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य लेखक। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगे कौन कौन से हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। यानी कि सबसे पहला नंबर टॉपिक यूनानी रोमन लेखक। उसमें से कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट हुए हैं जो लेखक थे, जैसे हेरोडेटस है, एक हमारा लेखक था टेसियस। क्या था? टेसियस। ठीक, ये भी यूनानी रोमन लेखक था। हेरोडेटस, मैगस्थनीज, प्लिनी, इन सब की कृतियाँ और हम ये सब चीज़ें इनके बारे में कौन कौन सी बुकें लिखी वो देखते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कुछ विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। इसमें सबसे पहले अपने टॉपिक में हमने जैसा बताया था यूनानी रोमन लेखक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लेखक थे वो थे आपके टेसियस। ठीक है, एक आपको दिख रहा है हेरोडोटस। ठीक, अब और जो आए थे जैसे जो इम्पोर्टेंट थे उनको पहले हम देख लेते हैं। डाइमेकस, ठीक है, प्लिनी, ये सब इम्पोर्टेंट लेखक थे। ठीक है, और डायनोसियस। ठीक, तो यहाँ से आपको याद रखना होगा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये जैसे एक तरफ आपको दे देंगे लेखकों के नाम, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको दे देंगे जैसे अरबी लेखक है, यूनानी लेखक है, चीनी लेखक है, कैसा, मतलब आपको मैचिंग करना होगा। तो आपको बड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला यूनानी रोमन लेखक यानी कि टेसियस को आप याद रखना। टेसियस जो था, टेसियस के बारे में आपको क्या याद रखना है ये देख लेते हैं हम। इसमें मैंने इसको इम्पोर्टेंट नहीं इतना तो इसमें लिखा नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। ये क्या था? ईरानी राजवैद था। ठीक, ईरानी राजवैद। ठीक है, और इसके बारे में जो मतलब जो इसने इतिहास लिखा है वो, इसका इतिहास हम बोल सकते हैं आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ था। ठीक है, क्या था ये हम सब जो पढ़ रहे हैं बुक अपनी लुसेंट से ही चीज़ें कवर कर रहे हैं, और थोड़े बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं और कुछ ज़्यादा मतलब फालतू की इसमें मतलब फैक्ट्स को ऐड नहीं किया गया है। तो आश्चर्यजनक फैक्ट से, यानी कि जो जानकारियां थीं उससे इसका जो कहानी थी, आश्चर्यजनक कहानियों से इसका जो लेखन है या विवरण है वो भरा हुआ था। तो इसलिए इसकी कहानियों को जो लेखन है इसका इतनी मान्यता नहीं दी जाती है। तो हम अगले लेखक की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला हो गया आपका जो लेखक वो था टेसियस। ठीक है, यूनानी राजवैद था, और इतना याद रखना इतिहास जो इसका था आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ था, इसीलिए इस पर इतना विश्वास नहीं किया गया।
अब हम दूसरे की ओर चलते हैं। जो दूसरा अपना यूनानी रोमन लेखक था वो था हेरोडोटस, ठीक है। और हेरोडोटस को हम लोग जानते हैं इतिहास के पिता के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? इतिहास का पिता। तो सबसे पहले यानी कि दुनिया का सबसे पहला ऐसा लेखक था जिसने अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध किया था। अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का श्रेय, तरीके से लिखा, किसने लिखा था? हेरोडोटस ने, ठीक है। और संस्कृत में इसका नाम था हरिदत्त। संस्कृत में इसको क्या नाम देते हैं? हरिदत्त। तो इसने अतीत की घटनाओं को जानना ही क्या है? इतिहास है। और अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा किसने? हेरोडोटस ने। इसीलिए इसको हम इतिहास का पिता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने अतीत की घटनाओं को, पहला ऐसा लेखक है जिसने अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से संकलित किया। तो और चलते हैं इसके, तो आप समझ गए होंगे हेरोडोटस को क्यों इतिहास का पिता बोलते हैं। हेरोडोटस इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। तो अब देखते हैं और जानकारी। इसने जो पुस्तक लिखी वो कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिका के नाम से लिखी थी। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस ईरान के संबंध, इसमें जानकारी क्या मिलती है हमें? हिस्टोरिका में जानकारी प्राप्त होती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के बीच, यानी फारस उस समय ईरान का नाम हुआ करता था। और तब जो अपना मुस्लिम धर्म है, यानी कि ये इस्लाम धर्म का उस समय उद्भव नहीं हुआ था। तो जो फारस है वो किस नाम से जाना जाता था? ईरान नाम से जाना जाता था। तो 5वीं शताब्दी में फारस और भारत के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है हमें किसमें? हिस्टोरिका में, ठीक है। और इसका जो इतिहास है वो अनुश्रुतियों एवं अनुश्रुतियों मतलब जो हमारी पीछे से कहानियाँ चली आ रही हैं और अफवाहों पर आधारित था, ठीक है। किसका? हेरोडोटस का इतिहास, ठीक। और हम देखते हैं कुछ लेखक। ये लेखक हैं निरयाकश, अनेसिक्रिस्टस और अरिस्टोबुलस। ये क्या थे? ये भारत में सिकंदर के साथ भारत आए थे। किसके साथ? सिकंदर जब आया था उसके साथ भारत आए थे। और इनका जो यात्रा विवरण है भारतीय इतिहास की अधिक प्रमाणी जानकारी देता है, ठीक है। किनका? निरयाकस एक राइटर थे, अनेसिक्रिस्टस थे और अरिस्टोबुलस थे, ठीक है। ये लाइन आपको उसमें लिखी मिल जाएगी, किसमें? लुसेंट में, ठीक है। और किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ आने वाले थे ये जो जितने राइटर हैं, ठीक है। ये सब किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ भारत में आए थे, ठीक। अब हम अगले लेखक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लेखक है यूनानी रोमन लेखक, वो था मैगस्थनीज। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक है जो मैगस्थनीज है, ठीक है। ये एम्बेसडर था, राजदूत। क्या था? एम्बेसडर था, ठीक है। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। तो एम्बेसडर मतलब जैसे अपने यहाँ एम्बेसी होती हैं, अब जो मॉडर्न हिस्ट्री में देखें या मॉडर्न प्रेजेंट टाइम में देखें, जैसे अमेरिका में अपनी एम्बेसी है, ठीक है। एम्बेसी हर जगह पे है। तो इसका मतलब उसी तरीके से सेल्यूकस निकेटर ने अपना जो एक राजदूत एम्बेसडर भेजा था, कहाँ भेजा था? भारत में भेजा था। जब एम्बेसडर आ जाएगा यहाँ पे तो वो क्या करेगा? भारत की जानकारी इकट्ठी करेगा और भारत के बारे में कुछ ना कुछ लिखेगा, क्योंकि वो भारत की यात्रा पर था, ठीक है। अब किसके समय में आया था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आएगा तो किसके बारे में लिखेगा? जाहिर सी बात है, किसके बारे में लिखेगा? मौर्यगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखेगा। और इसकी जो पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सी पुस्तक है? इंडिका के नाम से। और आप याद रखना, ऐसे भी पूछी जा सकती है और क्वेश्चन आए भी हैं रेलवे में, एसएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरफ आपको बुक का नाम दे देगा, एक तरफ राइटर के नाम दे देगा और मैच करने को बोल देगा, ठीक है। तो जैसे इंडिका है, ठीक है, और जो अभी हमने देखी थी हेरोडोटस की हिस्टोरिका है, तो ऐसी बुकों का नाम दे देगा और आपसे बोलेगा मैच करो, ठीक है। अब हम अगले राइडर की ओर बढ़ते हैं। जो अगला राइडर है अपना उसको हम बोलते हैं डायमेकस, ठीक है। डायमेकस क्या था? ये अंत्योकस यानी सीरिया नरेश, सीरिया का जो राजा था अंत्योकस, उसका अम्बेसडर था। किसका अम्बेसडर था? ठीक है, जैसे मैगस्थनीज अम्बेसडर था ऐसे ये भी अम्बेसडर है, ठीक है। अब ये अंत्योकस का जो सीरिया नरेश है, सीरिया का राजा था अंत्योकस, उसका अम्बेसडर था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बिंदुसार के दरबार में भारत आया था, ठीक है। तो फिर विवरण क्या लिखा है इसने? मौर्य युग से संबंधित जानकारी इसने लिखी थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले राइडर की ओर। अगले राइडर का नाम है डायनोसियस। ये
टॉलमी फिलाडेल्फस यानी मिस्र नरेश का राजदूत था। यानी कि ये सब जितने हैं, डायनोसियस हुआ, ठीक है, डायनोसियस हुआ या डायमेकस हुआ, ठीक है, और मैगस्थनीज, ये सब क्या थे, एम्बेसडर्स थे, यानी दूसरे देश से आए थे भारत में, मतलब उनके राजाओं की ओर से भेजे गए थे, ठीक है, यहाँ की जानकारी के लिए। तो अशोक के दरबार में भारत आया था, ठीक है, कौन, डायनोसियस। तो आप क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, डायनोसियस लिख देंगे, मैगस्थनीज लिख देंगे, ठीक है, और आपका ये क्या बोलता है इसको, डायमेकस लिख देंगे, डायमेकस, डायनोसियस, मैगस्थनीज, ठीक है। आप बोल देंगे कौन किसका एम्बेसडर था, ठीक है। तो ऐसे आपको ये भी याद रखना है। तो टॉलमी फिलाडेल्फस का यानी मिस्र नरेश, सीरिया नरेश, कौन था, डायमेकस, ये राजदूत था, एम्बेसडर था टॉलमी फिलाडेल्फस का। और किसके दरबार में, अशोक के दरबार में शासनकाल में भारत आया था। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कौन किसके दरबार में भारत आया, पूछ देगा आपसे, जैसे फायान चीनी यात्री किसके दरबार में आया था, ठीक है। तो इसके यात्रा विवरण जो हैं तत्कालीन समाज और राजनीति और आर्थिक हालातों की जानकारी देते हैं अशोक के समाज। जो अशोक जिस वक्त शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था, और अशोक जब शासन कर रहा था उस समय की जो समाज है, राजनीति है और आर्थिक हालातों के बारे में जानकारी इसकी बुकों से, यात्रा विवरण से मिलती है, किसके, डायनोसियस के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना राइटर है वो है प्लिनी, और इसकी जो पुस्तक है वो है नेचुरल हिस्ट्री। क्या पुस्तक है, नाम इसका नेचुरल हिस्ट्री, और इम्पॉर्टेंट बुक है प्लिनी की। और जो इसके सब्जेक्ट हैं, भारतीय पशुओं के बारे में लिखा है इसने, पेड़ पौधों के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी, यानी पहली ऐसी बुक है जो इस पर लिखी गई है। और क्या इसमें जानकारी मिलती है, भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार के बारे में भी जानकारी इसमें मिलती है। और किस में लिखी गई है, लैटिन भाषा में। तो जाहिर सी बात है ये यूनानी और जो लेखक थे, ये रोमन लेखक थे, ये किस में लिखेंगे, लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में इनकी ज़्यादातर पुस्तकें मिलती हैं, ठीक है। अब अपना जो अगला राइटर है वो है टॉलमी, ठीक है, और इसकी जो पुस्तक का नाम है वो है भारत का भूगोल, ठीक, पुस्तक का नाम भारत का भूगोल। बड़ा मतलब आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा इन सभी बुकों के नाम, राइटरों के नाम, ठीक है, पूछ देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब 140 ईस्वी में, यानी कि दूसरी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में ये भाई भारत आया था, ठीक है, दूसरी शताब्दी में टॉलमी भारत आया था। और इसकी जो बुक है उसमें क्या जानकारी मिलती है हमें, भारत और उसके पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी, नक्शा बनाने का सिद्धांत इसकी बुक से मिलता है, सिंधु से लेकर गंगा के मुहाने पर स्थित नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो आपने देख ली भारत का भूगोल जो पुस्तक है किसकी, टॉलमी की, और उसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी, नक्शा बनाने के सिद्धांत, ये सब। तो ये जानकारी मिलती है टॉलमी की पुस्तक भारत का भूगोल। टॉलमी के नाम से आपको याद रखना पड़ेगा पुस्तक को भी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला अपना जो राइटर है, इसका कोई राइटर नहीं है, बुक अपनी कौन सी है, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, ठीक। अब इसका जो पुस्तक का जो लेखक है ये अज्ञात है, कोई मतलब इसका किताब लिखी गई है सबको पता है, लेकिन इसका जो राइटर है उसका नाम इस पर नहीं। अब ये किसने कब लिखी थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक में अब देखिए यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, सी मतलब समुद्र का नाम आ रहा है, तो समुद्र का नाम मतलब जल से संबंधित, और जल से संबंधित है, समुद्र से संबंधित है, तो इसमें कैसी जानकारी मिलेगी, भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलेगी, ठीक है। और जो व्यापारिक वस्तुओं का विवरण इसमें मिलता है। और इस पुस्तक का जो दूसरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, समुद्री व्यापार की गाइड के नाम से इसको और दूसरा नाम जानते हैं, जो इस पुस्तक का नाम है, समुद्री व्यापार की गाइड। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ कौन से यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। ये क्या थे, यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। यूनानी अगर कहीं कब गया हो, सॉरी उसके लिए, यूनानी नहीं, यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। तो ये हमने यूनानी रोमन लेखों से जो इम्पोर्टेंट हमें जानकारी मिली है इतिहास के बारे में वो हमने देख ली। अब हम बढ़ते हैं अपने चीनी यात्रियों से जो हमें विवरण प्राप्त हुआ उसकी ओर, ठीक है, जो चीनी जो यात्री थे उनके जो राइटर हैं उनकी ओर। तो चीनी यात्रियों का विवरण में सबसे पहले इंपॉर्टेंट नाम फाह्यान, ठीक है, तो भारत में आने वाला प्रथम चीनी बौद्ध यात्री। अब एक बात आपको याद रखना होगा, जितने भी चीन से यात्री आए हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य था, बौद्ध धर्म से संबंधित कृतियों को इकट्ठा करके ले जाना, ठीक है। तो उनका जितना भी
जिनका जितना भी उनका साहित्य लिखा है वो सब किस पे सेंट्रलाइज होगा, वो सब सेंट्रलाइज होगा बौद्ध धर्म पे, ठीक है। अब ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, यानी कि 375 ईस्वी से लेकर 475 ईस्वी इनका शासन था। इन्हीं के शासनकाल में ये भारत आया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो आपको बड़ा ध्यान से याद रखना होगा इनको। अब इसका जो विवरण है वो क्या है, जो फाइनली मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का उल्लेख मिलता है इसकी बुक में, जो इसने बुक लिखी है। और इसकी बुक का नाम क्या है? बौद्ध राज्यों का अभिलेख। और इसकी बुक को और दूसरे नाम से जानते हैं, फोगियो जी। किसके नाम से जानते हैं? फोगियो जी, या बौद्ध राज्यों का अभिलेख हिंदी में बोलते हैं, इसकी किताब का नाम है। और इसमें क्या मिलता है? बौद्ध राज्यों के अभिलेख में उस समय की जो ऐतिहासिक, मतलब इतिहास में जो मेन था, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का उल्लेख मिलता है, ठीक। अब दूसरा जो चीनी यात्री था वो संयुग्मन या सुंगुयन, दोनों नाम से जानते हैं इसको। 5 से 18 ईस्वी में भारत आया था ये। इसने अपने 3 वर्षीय भारत प्रवास के दौरान, यानी कि 3 वर्ष तक ये भारत रहा। कितने वर्ष तक रहा ये? 3 वर्ष तक इसने भारत में वास किया। इसके बाद अब अगर इसने क्या लिखा? बौद्ध ग्रंथ की प्रतियों को एकत्रित किया, ठीक है। ये क्या करने आया था? मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी चीन से यात्री आए थे वो सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कृतियों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है। 3 साल तक इसने बौद्ध ग्रंथ से संबंधित प्रतियों को एकत्रित किया, फिर ये वापस चला गया यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्वेनसांग और 5 से 18। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी यहाँ पे, जो संयुग्मन या भारत आया था तो 5 से 18 ईस्वी में भारत आया था। तो आपको एक चीज़ और यहाँ याद रखनी होगी, 5 से 18 ईस्वी में यहाँ पे किसका शासन था, ठीक है। तो यहाँ पे शासन था, अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया, गुप्त वंश का। किसका शासन था? गुप्त वंश का। जब गुप्त वंश डिक्लाइन हो गया तो गुप्त वंश के बाद जब यहाँ पे शासन आया था वो पुष्यभूति या वर्धन वंश का, और वो 600 ईस्वी के आसपास, ठीक है। इसके बाद जैसे ही डिक्लाइन हो गया था पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से इसको जानते हैं, वर्धन वंश, ठीक है। वर्धन वंश वही हर्षवर्धन वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। 518 में गुप्त वंश का शासन था और उसी गुप्त वंश में ही इसका यहाँ पे आगमन हुआ था। किसका? सुंगयुन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अगले राइडर की ओर, और जो अगला राइडर है अपना वो है ह्वेनसांग, ठीक। कौन सा इंपॉर्टेंट राइडर है? ह्वेनसांग, ठीक। अब ये 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन से जो पहले इसका किसका शासन था यहाँ पे? राज्यवर्धन। जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, कब? 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में जब राज्यवर्धन की मृत्यु होगी तब शासन काल पे कौन बैठा? हर्षवर्धन बैठा। तो ये 629 में भारत आया था। तो आपसे पूछ दिया जाए ह्वेनसांग हर्षवर्धन, हाँ से याद रखना दोनों। तो ये कितनी? 629 ईस्वी में आया था भारत, क्योंकि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन था। तो ये ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आएगा। और चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था, और उसके 1 वर्ष बाद ये कहाँ पहुँचा? सबसे पहले कपिशा राज्य में पहुँचा। कहाँ पे पहुँचा था ये? कपिशा राज्य में। पूछ सकते हैं पहली बार कहाँ पे इसका आगमन हुआ था? कपिशा में, ठीक है। और किस कारण क्या था इसका? यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भारत आया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भारत आया था। फिर यहाँ पे ये अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर इसने यहाँ पढ़ाया भी, यानी कि कुल मिला के यहाँ तक 15-16 साल यहाँ पे रहा। इसने अध्ययन किया पहले, फिर अध्ययन के बाद यहाँ पे इसने एज ए अध्यापक भी काम किया। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि जब ये यहाँ पे कार्य कर रहा था, कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ा रहा था उस समय जो कुलपति थे, कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे? आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र कुलपति थे जब ह्वेनसांग यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में टीचर था, ठीक है। तो इसकी यात्रा वृत्तांत तो आपको याद रखना होगा। ये जब भारत आया था किस लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए। इसके बाद इसने यहाँ पे एज ए टीचर भी काम किया, एज ए अध्यापक भी काम किया। और जब ये अध्यापक का काम कर रहा था तब अपनी यात्रा वृत्तांत, यानी कि इसमें लिखता है, इसकी जो किताब है कौन सी? सी यू की में लिखता है कि यहाँ पे
जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है। और इसकी यात्रा वृत्तांत में जो इम्पोर्टेंट जानकारी 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है। ये घूमते घूमते यहाँ से गया तो 138 देशों का इसके किताब में विवरण मिलता है। अब इसने लिखा गया इसमें हर्षकालीन, अब जिस काल में आ रहा है उसी काल का लिखेगा, हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति का वर्णन यहाँ पे इसने बहुत अच्छे से किया है। अब ये भारत 15 वर्षों तक ठहरकर चीन वापस लौट गया। तो अगला जो लेखक है इतिशिंग, कौन था? इतिशिंग। और ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, 7वीं शताब्दी के अंत में इसका भारत आगमन हुआ। और इसकी किताब जो है उसमें विवरण किसका मिलता है? नालंदा विश्वविद्यालय का और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तथा अपने समय के भारत का वर्णन इसने किया है। किसने? इतिशिंग ने। एक चीज ह्वेनसांग के बारे में और आप याद रखना, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय अभी हम बता चुके हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे, ठीक। तो ये हो गए अपने कौन से? अपने हो गए ये चीनी लेखक, ठीक है। जितने भी अभी हमने अध्ययन किया ये किसके बारे में किया? अब चीनी लेखकों में जो अपने इम्पोर्टेंट लेखक हैं आपको याद रखना होगा फाहियान, ठीक है, फाहियान और ह्वेनसांग, ठीक है, सुंगेन और इतिशिंग, चारों के नाम याद रखने होंगे। मैचिंग के लिए अगर पूछ देता है तो आपको लगाना होगा। चलते हैं अगले अरबी लेखकों की ओर। किसकी तरफ? अरबी लेखक। तो ये हो गए अपने अरबी लेखक। तो पहले अरबी लेखक में हम लोग बात करेंगे किसकी? अल-बरूनी की, ठीक है। अल-बरूनी जो कि कहाँ से आया? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ में? महमूद गजनवी का जब आक्रमण हो रहा था भारत में, तब ये उसी के शासन का मतलब साथ में भारत आया था। कहाँ से आया था ये? ख्वारिज्म या खीव से, यानी कि एट प्रेजेंट उसका नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान से भारत आया था, ठीक है। अब जो इसने पुस्तक लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी? अरब का है तो अरबी भाषा में लिखेगा। और इसकी पुस्तक का नाम याद रखना, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। और इसकी पुस्तक में जो भारत की खोज के नाम से जानते हैं, इसकी पुस्तक को किस नाम से और जाना जाता है? भारत की खोज के नाम से, ठीक है। तो इसकी पुस्तक के जो नाम है किताबुल हिंद, तहकीके हिंद। और हिंदी में इस पुस्तक का नाम क्या है? भारत की खोज। और इस पुस्तक को 80 अध्यायों में बांटा गया है, ठीक है। और सभी 80 अध्यायों में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी मिलती है? धर्म और दर्शन की जानकारी मिलती है, उस समय के त्योहारों की जानकारी मिलती है, खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन और भारतौल, ठीक है, और मापन विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान के बारे में आदि विषयों को लेके इसने 80 अध्याय बनाए हैं। किसने? अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में, ठीक है। और हम देखते हैं इसमें ज़्यादातर इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। याद रखना, राजपूतकालीन समाज पर, धर्म पर, रीति रिवाज पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकाश डाला है। किसने? अल-बरूनी ने। और अल-बरूनी की किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। 80 अध्याय इसमें हैं, अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये सब इसके बारे में जानकारी हो गई। अगले राइटर की ओर हम पढ़ते हैं और अगला राइटर का नाम है इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ से आया था, ठीक। इब्न बतूता 1333 में, ये भी अरब से ही आया था और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा था? 1333 ईस्वी में जब दिल्ली पहुंचा तो उस समय MBT मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पे शासन था। उसने दिल्ली में इसको काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। और दोस्तों बड़ा ही रोचक कहानी है ये, बहुत ही मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से बहुत ही मुश्किल तरीके से बच के निकल गया। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम तुगलक वंश पढ़ेंगे तब। मतलब इसके मतलब मरने की नौबत आ गई थी। वैसे तो ये बहुत होशियार था, अपनी होशियारी के कारण ही बच गया। जैसे ही आया था दिल्ली में काजी या न्यायाधीश को नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसने जो इब्न बतूता ने जो बुक लिखी है, वो जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम था रहला। किस नाम से जानी जाती है? रहला। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको याद रखना पड़ेगा, रहला, ठीक है। रहला किसकी है? इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। भाषा अरबी भाषा में लिखी है, अरब से आएगा तो अरबी भाषा में लिखेगा। जानकारी 14वीं शताब्दी का जो भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर, मतलब बहुत ही भरपूर इसमें जानकारी मिल रही है। और सबसे रोचक जानकारियाँ इसने अपनी बुक में दी है, क्योंकि बहुत ही होशियार आदमी था ये, ठीक है।
अब दोस्तों हम देख लेते हैं अन्य लेखक जिनको हम एक कैटेगरी में नहीं डाल पाए। तो तारानाथ जैसे, ठीक है, जो तारानाथ जी थे ये क्या थे, ये तिब्बती लेखक थे। कौन से? तिब्बती लेखक थे, ठीक। और तिब्बत का एक जोनाड संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय, जोनाड संप्रदाय, किसका? लामा का। जोनाड संप्रदाय लामा संप्रदाय है, उससे ये बिलोंग करते थे। जोनाड लामा संप्रदाय से बिलोंग करते थे, तिब्बती विद्वान है ये। उनकी जो पुस्तक है वो कंग्योर तथा तंग्योर ग्रंथ नामक से लिखी गई है और इसमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम अपने अगले एक लेखक और हैं, इम्पोर्टेंट लेखक हैं। तो तारानाथ को आप याद रखना कहाँ संबंधित हैं? तिब्बत से। अगले लेखक हैं मार्को पोलो, ठीक है। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड देश की यात्रा पर आया था। कौन? मार्को पोलो। और इसका जो विवरण है वो पांड इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी इसने दी है। किसने? मार्को पोलो ने, ठीक है। तो ये अपने हुए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का तीसरा टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम था विदेशी यात्रियों के विवरण। क्या पढ़ा हमने? विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। और विदेशी यात्रियों के विवरण में हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन से? जो पहला था, पहले थे हमारे यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक। और जो दूसरा था, दूसरे में हमने डिवाइड किया था चीनी लेखकों में, चीनी लेखक। और तीसरे में हमने लिखा था अरबी लेखक, ठीक है, अरबी लेखक। और चौथे में हमने डाला था अन्य कैटेगरी में, ठीक है। तो यूनानी रोमन लेखक में जो इम्पोर्टेंट थे वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टैसियस, हेरोडोटस, डायमेकस, डायनोसियस, पिलनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। और जो चीनी लेखकों में सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं फाहियान, सुंग्यान, वैनसांग, ठीक है, और इतिशिंग। ये क्या है? चीनी लेखक हैं, फाहियान, वैनसांग, ठीक है, इतिशिंग, सुंग्यान। अरबी लेखकों में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों अल-बिरूनी और इब्न बतूता, दो के बारे में। जो अल-बिरूनी हैं उनकी जो किताब है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद के नाम से, इसको आप याद रखेंगे। और इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता की जो किताब है, मुख्य किताब है रहला, उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अन्य लेखकों में हमने पढ़े थे कौन से? एक पढ़ा था तारानाथ और दूसरा पढ़ा था मार्को पोलो। तो ये हो गई आपकी समरी, किसकी? पूरी जो लेक्चर है उसकी समरी। ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़ी हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, इनके फ़ोटो देख लेते हैं। कुछ यूनानी रोमन लेखक जो इम्पोर्टेंट हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं हेरोडोटस, ये तस्वीर आप देख रहे हैं मैगस्थनीज, जो इंडिका लिखी है इनने। क्या लिखी है? इंडिका, ठीक है। और इनकी जो किताब का नाम है वो क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसके द्वारा? हेरोडोटस। और ये क्या है? इतिहास के पिता के नाम से प्रसिद्ध हैं, इतिहास के पिता। इतिहास के पिता इन्हें क्यों बोला जाता था वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्यों बोला जाता था? क्योंकि इनने जो सबसे पहली बार अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से जो प्रस्तुत करने वाले आदमी हैं या व्यक्ति है, किसने किया था? हेरोडोटस ने। इसीलिए अतीत की जो घटना है यही क्या होती हैं? इतिहास होती हैं, ठीक है। जो अतीत में हम पढ़ रहे हैं, जो गुजर चुका उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? इतिहास है, ठीक है। और राइटर ये है पिलनी, जो आप देख रहे हैं, पिलनी, ठीक है। और ये डायमेकस, ठीक, डायमेकस की फ़ोटो। और ये आप देख रहे हैं किनकी? टैसियस की फ़ोटो, टैसियस यूनानी रोमन लेखक। और ये हैं कुछ अपने चीनी लेखक, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको चीनी लेखक, चीनी में कौन से? फायान, ये है इतिशिंग, ये वैनसांग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फायान, इतिशिंग, ये इंपॉर्टेंट लेखक हैं। अरबी लेखकों के बारे में, ये अल-बिरूनी अरबी लेखक, और इनकी जो किताब है तहकीक हिंद के नाम से अपनी बुक लिखी थी इनने। और दूसरे जो हैं ये हैं इब्न बतूता, ठीक है। 25 फरवरी 1304 में इनका जो जन्म हुआ था, ये इब्न बतूता देख चुके हम। अब अन्य लेखकों में ये तारानाथ हैं, ठीक है। ये बौद्ध जो ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखा था।
और ये तिब्बती लामा, तिब्बती, ठीक है, लामा यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं लामा जहाँ, और इनका जो संप्रदाय था वो क्या था, जोनार्ड संप्रदाय, ठीक है। ये मार्को पोलो है, ठीक, मार्को पोलो, इन्होंने क्या, पांड जो शासक थे अपने यहाँ, पांड शासकों की जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मार्को पोलो ने दी थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये अपना हुआ कुछ इम्पोर्टेंट विदेशी जो लेखक थे उनके द्वारा जो जानकारी दी गई अपने इतिहास में, जो योगदान दिया गया, वो हमने अभी तक पढ़ा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करते रहें। तो अगला वीडियो जो अपना आएगा वो होगा अपना जो चौथा पार्ट है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो इतिहास को लिखने के लिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, उस पर अपना वीडियो आएगा, वो कल अपना अपलोड होगा। इसको आज अपलोड कर दिया जाएगा शाम को, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।